तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एक्सप्लेन करता है वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताता है ना, कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है इसको बताता है। मतलब कोई भी प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में अपने आप होगा, इस बात को वो समझाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। तो फर्स्ट लॉ को इससे मतलब नहीं है कि प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो उठा के एनर्जी कंजर्वेशन कर देगा। कोई ऐसे प्रोसेस जो नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये पेन को छोड़ो तो अपने आप नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये अपने आप ऊपर नहीं आएगा। और मैं क्वेश्चन बना दूं कि एक पेन था वो अपने आप ऊपर आ गया, ये एनर्जी हो गया, ऐसे करके ऐसे लिख दूं, तो आप उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा के काम कर सकते हो फर्स्ट लॉ, मतलब कि वो अपने आप नहीं आएगा, है ना, अपने आप ऐसा नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि कैसे करना है, कोई भी प्रोसेस अपने आप कैसे चलता है। तो बेसिकली मेन जो काम था वो इसी का ही था, है ना, इस तरीके से ही था, ठीक है। और इसका एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ये कार्नोट इंजन वगैरह ये सब चीज़ों का थोड़ा सा पार्ट है, वो मैंने पार्ट थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। वो जैसे आप जेई एडवांस वगैरह का या उस समय टाइम मिलेगा तो उस समय पढ़ाऊंगा कार्नोट इंजन वगैरह के बारे में। थोड़ा तो आपको फिजिक्स में हो सकता है आइडिया दे दिया जाए, मुझे पता है वो फिजिक्स में थोड़ा आ जाएगा, तो वहाँ से सपोर्ट सिस्टम आपके पास रहेगा। जो मेरा पार्ट है वो मेरा पार्ट वास्तव में स्टार्ट होता तो यहीं से है, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है, हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो क्या होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, स्वतः होने वाले, अपने आप होने वाले। क्राइटेरिया मतलब उसका क्या मतलब किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, उसका क्राइटेरिया बताते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? द प्रोसेस विच, नोट करना शुरू करो, द प्रोसेस विच अकर्स with their own without using any external agent। एग्जाम्पल कर सकते हैं, कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, है ना, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी, कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, है ना। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये अपने आप होने वाले प्रोसेस है। आप इस तरीके से फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी, तो अंडर ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये बोलोगे सर ग्रेविटी उसको गिरा रहा है, नहीं, वो तो हमारे नेचर में वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इसको छोड़ देंगे तो पेन को ये नीचे गिरेगा, लेकिन इसको ये आप सोचो कि अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो अपने आप ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस क्या लिखे, द प्रोसेस विच अकर्स विद देयर ओन। विद देयर ओन का मतलब है जो अपने आप होते हैं, विद देयर ओन, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का रोल नहीं आता है। ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अपने आप होते हैं। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया था, है ना, या उनको समझने का जो तरीका था, वो पूछा गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लिखना जरा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बाई FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ से पूछा गया कि आप कैसे पहचानते हो कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, आप कौन सा मेथड लगाते हो, आप कौन सा क्राइटेरिया लगाते हो। तो फर्स्ट लॉ के लोगों ने बोला कि हमारे हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कम हो जानी चाहिए, है ना। मतलब इनके हिसाब से डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ज़्यादा कुछ है तो इनका कहना यह कि भाई एंथैल्पी कम कर लो, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दो चीज़ें उन्होंने बताई। उनका कहना यह है कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसमें इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी या डेल्टा ई नेगेटिव आएगा उस प्रोसेस में।
इंथैल्पी कम हो जाएगी। तो लगता तो थोड़ा लग भी रहा है, ये पेन अगर नीचे जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसको छोड़ो, आप कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी देख लो, तो हॉट ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो कम हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी या एनर्जी क्या मान सकते हो आप, कम मान सकते हो, इंथैल्पी कम मान सकते हो। तो लग तो रहा है, कुछ तो ठीक बता रहा है कि ऐसे प्रोसेस जिनमें जो अपने आप होंगे उनमें इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही लग रहा था। लेकिन फिर एक ऑब्जेक्शन, कुछ ऑब्जेक्शन आने लगे, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर या लिक्विड। वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पन जो होता है, वो आप खुला छोड़ दो, रखा रहने दो, वो अपने आप होएगा। और हर एक टेम्परेचर पे मानते हैं हम उसे, तो चाहे वो 0 हो, चाहे वो -5 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 25 हो, कुछ भी हो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हम हर टेम्परेचर पे मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो वो तो अपने आप हो रहा है। तो जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर किस फिजिकल स्टेट से किस फिजिकल स्टेट में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। क्या लगता है आपको, कहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, गैस में ज्यादा होगी। तो यार ये तो अपने आप हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन कराया था फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें डेल्टा ई पॉजिटिव आई थी, बढ़ गई थी ना। ये तो उल्टा हो रहा है यार, इनके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो जितने ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे सोल्यूट भी होते हैं इनको आप पानी में डिजोल्व कराते हो तो हीट लिबरेट होती है, जैसे चूना है, होती है, होती है, हीट बनती है, नहीं बनती है, देखा है। तो लेकिन ऐसे भी सोल्यूट हैं जो अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं और हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, चीनी वगैरह, NH4Cl। अगर इनकी बात माने तो ये तो कहेंगे कि जो सोल्यूट अपने आप पानी में डिजोल्व हो रहे हैं वो तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस देंगे। लेकिन ऐसे भी सोल्यूट है जो पानी में अपने आप डिजोल्व होते हैं और कैसे हो जाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होते हैं। तो ये कहा गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वी नीड अनदर क्राइटेरिया, हमको एक दूसरा क्राइटेरिया चाहिए था जिससे कि हम क्या कर पाए, हाँ, जिससे कि हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन कर पाए। और हमने, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच था उसने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेकर आए जिसका नाम था एंट्रोपी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि बट वी हैव मैनी एक्सेप्शन, but we have many exception for this criteria given by FLT। क्या क्या था, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे डेल्टा ई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन कौन सा है, शुगर का होता है, NH4Cl का होता है। ठीक है, ये सब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन देते हैं, शुगर और ये सारे जो है ना वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन देते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आप लोग लिखेंगे, है ना, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाओ, बोर्ड पे भी लिखता जा रहा हूँ, इनको दिक्कत फटाफट नोट करते लो इस बात को, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से लिखो, देयरफॉर वी नीड, दिख रहा है ना, देयरफॉर वी नीड another criteria to explain spontaneous process। ठीक है, therefore we need another criteria to explain spontaneous process। इतना जरा नोट करो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पे लाइन खींच दो ऐसे कॉपी में और आगे लिखो यहां पे, in order to explain spontaneous process, Clausius
Clausius introduce a new thermodynamic function called entropy. entropy को स्मॉल एस से लिखा गया है ना. किस बात के लिए एक्सप्लेन किया है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः होने वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरीके से क्लॉसियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन दिया. जैसे आपने एनर्जी पढ़ा था, फिर आपने क्या पढ़ा, एंथैल्पी पढ़ा, अब आप एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन आएगा. ठीक है, तो ये था. जिस तरीके से आपने उसको एंथैल्पी को किससे जोड़ा था, है ना, एनर्जी को किससे जोड़ दिया था, टेम्परेचर से जोड़ दिया था. और एंथैल्पी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट प्रेशर के बाद उसमें एनर्जी प्रेशर दोनों का रोल सबका आ गया था. तो हम लोग कहीं ना कहीं फंक्शंस को किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हैं, तो इन्होंने भी उसको रिलेट किया. मैं ये हटा रहा हूं, है ना. क्लॉसियस ने अपने रिसर्च में ये पाया कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, ये पाया. इनका कहना ये था, है ना. तो आप लिखो जरा, एक एक करके लिखते जाते हैं और समझते भी जाते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस a spontaneous process occurs from less disordered state to more according to Clausius, spontaneous process occurs from less disordered state to more disordered state. Therefore, entropy become the measurement of randomness oblique disorderness of any process. ठीक है, तो इंट्रोपी को किससे रिलेट किया गया, है ना, डिसऑर्डरनेस से कहा गया कि भाई किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो होता है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो लेस, क्या लिखा है, लेस डिसऑर्डर स्टेट से मोर डिसऑर्डर की तरफ जाता है ना. डिसऑर्डरनेस समझते हो आप लोग, रैंडमनेस का फील है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आइस का, बर्फ का, पानी का और वेपर का, है ना. मतलब आपको मैं एग्जांपल दूं H2O सॉलिड, ठीक है, H2O लिक्विड और H2O गैस. क्या लग रहा है किस तरफ रैंडमनेस किसकी सबसे ज्यादा, गैस के पार्टिकल की सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी, सॉलिड की. तो फील है उस बात का, रैंडमनेस का फील है ना, टू एंड फ्रो मोशन वगैरह उस तरीके से. तो वही कह रहा है कि भाई जो है ना, इस तरीके से सिचुएशन है कि मतलब रैंडमनेस जो है ना वो इस तरीके से बढ़ेगा. एक तरह से रैंडमनेस का ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर रैंडमनेस का है. तो थोड़ा फील बताने के लिए हो गया. तो उसका कहना यह है कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें रैंडमनेस बढ़ती ही बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है. इसलिए आप बेटर है कि एंट्रोपी को क्या मान लो, हाँ क्या मान लो. और एंट्रोपी क्या बता रहा था, एंट्रोपी हमने क्यों लाए थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, नेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी. तो उसने कहा एंट्रोपी को सीधा किससे रिलेट करो, रैंडमनेस से करो. यही कहा है, देखो पढ़ो. देयरफॉर एंट्रोपी बिकम द मेजरमेंट ऑफ
रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी प्रोसेस या एनी सिस्टम। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्या हुआ, क्या कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और रैंडमनेस अगर घटेगी तो क्या होगा, एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहाँ पे आएगी, गैसेस फेज में आ जाएगी। सबसे कम कहाँ आएगी, सॉलिड फेज में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पार्टिकल तो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सॉलिड फेज में, लैटिस बना लेंगे तो वहाँ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सबसे कम इसमें आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्रोपी के बारे में बताया। यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, इस ऐसे सिचुएशन में डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऐसे सिचुएशन में डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, फिर से एक लाइन खींचो। और यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, एंट्रोपी को थोड़ा समझा कि एंट्रोपी क्या होती है और इसको कैसे रिलेट करेंगे। नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। है ना, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ये भी डेफिनेशन नहीं थी, अभी तो एंट्रोपी को जस्ट समझ थी भाई क्या है, अब डेफिनेशन चालू हो रही है ना। तो इन्होंने कहा कि एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय heat added reversibly and isothermally. Entropy change is given by heat added reversibly and isothermally divided by the temperature at which heat is added. ये बात है, ये डेफिनेशन है ना। एंट्रोपी चेंज क्या है भाई, इस तरीके से है ना, हीट एडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड। ये सिचुएशन है इसमें, ये कहते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन सुनने के बाद है ना बहुत सारी गलत फहमी चालू होती है, यहीं से चालू हो जाएगा ना, यहाँ से समझ में भी आएगा और यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ भी होएगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान लो कोई ग्राफ, ऐसे कोई प्रोसेस है, ये चल रहा है ऐसे करके, मान लो ये P है, ये V है, कोई ऐसा मैंने बदला लिया, जनरल ले लिया। तो इनका कहना ये है कि कोई भी प्रोसेस में आप जो है इस तरीके से करोगे, ये छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे आप इस वाले पॉइंट पर आप V वॉल्यूम मान लो और इस वाले पॉइंट पर आप V प्लस dV मान लो। तो इस दौरान जो भी आप इसको हीट दोगे वो dQ हो जाएगा और इस समय इसका जो भी टेम्परेचर होगा वो T हो जाएगा, है ना। तो इनका कहना यह है कि एंट्रोपी चेंज DS है ना, इसमें मेरा नाम आता है, ठीक। तो ये एंट्रोपी चेंज जो DS होगा, स्मॉल चेंज जो आएगा वो क्या होगा, dQ अपॉन T होगा। तो जो डेल्टा S होगा वो क्या होगा, वो ऐसे दिया जाएगा स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ, या सुनो, ठीक है। सो डेल्टा S ऑफ ये जो है ना, यहाँ पे dQ में थोड़ा सा एक चीज और लिख दीजिएगा, रिवर्सिबल भी लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर है। क्या लिखा गया था, बोला ना क्या, हीट एडेड रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबली ही देंगे हीट, है ना। तो डेल्टा S जो का जो वैल्यू बन के आता है वो ऐसे इंटीग्रेशन बनेगा और dQ रिवर्सिबल अपॉन T, ये बेसिकली हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला बन के आता है। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है, हीट एडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड। ठीक है, ये नोट किया क्या आपने, है ना, जरा नोट करिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आपको थोड़ा परेशान करूंगा, फिर बताऊंगा उसके आंसर। ठीक है, करो। अब जो इस फॉर्मूले को आने के बाद जो डाउट क्रिएट होता है दिमाग में, अगर किसी को डेफिनेशन याद रह जाए ना, तो वो क्या देखता है, सबसे पहले क्या याद रहता है उसको, आइसोथर्मली, है ना, और रिवर्सिबली। वो ये सोचता है कि आइसोथर्मल कंडीशन में ही केवल
क्या हम इंट्रोपी चेंज को डिफाइन कर सकते हैं क्या दूसरे प्रोसेस में नहीं कर सकते हैं क्या? आ रहा है बात समझ में? तो ये डाउट कैसे आएगा? तो मतलब वही नहीं कह रहा कि आप प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज मत करो, ये तो वो कह रहा है चेंज करिए। आप जो स्टेट 1 था ना, यहाँ पे T1 टेम्परेचर होगा, यहाँ स्टेट 2 पे टेम्परेचर T2 होगा, टेम्परेचर आप चेंज करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि जब आप वो V और इसे V प्लस dV पे होगे ना, तो जो छोटा सा चेंज होगा ना, उस छोटे से चेंज में आप क्या कर सकते हो, उसको रिवर्सिबल भी मान सकते हो और वहां पे टेम्परेचर क्या मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। वो उतने से चेंज के लिए बोल रहा है। डिफरेंशियल है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल जो है ना ds, उसको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। फिर जब आप यहां से यहां पूरे में जाओगे ना 1 से 2 पोजीशन में, तो उसमें तो टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई? फिर से पढ़ो। एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय हीट एडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। वो छोटे से चेंज में आप उसे रिवर्सिबल मान सकते हो और कैसा मान सकते हो, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट मान सकते हो। आ रहा बात समझ में? ठीक है।